प्लानिंग के टॉपिक पर आते हैं जी। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी सेंट्रलाइज्ड लेवल पर डायरेक्टिव प्लानिंग से, जिसमें प्लानिंग कमीशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, जो 1950 में क्रिएट हुई थी, जिसने 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए और प्लान्स को कंट्रोल करने के लिए, एक सेक्टोरल प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए एक थॉट प्रोसेस तैयार किया था। और इसके तहत इंटरस्टेट एलोकेशंस को भी वो मैनेज किया करती थी। ये एक क्लियर कट टॉप डाउन स्टाइल का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर था, जिसमें यूनियन का एक डोमिनेंस हुआ करता था पूरे के पूरे प्लानिंग प्रोसेस में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म आता था कि ये जो पूरी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, इसने फेडरल ऑटोनॉमी को कंस्ट्रेन किया है। स्टेट्स इस प्रोसेस में केवल मात्र इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज बनकर रह गए थे। जो कि सिर्फ नेशनली डिटरमिन्ड प्रायोरिटीज को एग्जीक्यूट कर रहे थे। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो इसकी वजह से जो पूरा रैशनल था कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं वीकन हुआ। और इसकी वजह से प्लानिंग कमीशन का रोल भी जो है वो अफेक्ट हुआ, क्योंकि अब सारा फोकस डिसइन्वेस्टमेंट पे था, प्राइवेटाइजेशन पे था। तो इसकी वजह से जो है स्टेट जो है अब ग्रेजुअली फैसिलिटेटर बनने लगे, रेगुलेटर्स बनने लगे। तो प्लानिंग में भी यहाँ पर जो चेंज आया वो ये आया कि अब प्लानिंग में भी हमें ओवरऑल इकोनॉमी को एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देनी थी, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना था। अब वो प्लानिंग का जो पुराना गेम था, माइक्रो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, वो अब नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या है कि अब जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल लेवल पर चेंजेस आए, वो कुछ ऐसे थे कि अब एक मल्टी लेवल फेडरल स्ट्रक्चर बनने की मुहिम पर हम चल चुके थे। तो ये जो मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता थी, ये मैनिफेस्ट करती है 2015 में, जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया जाता है। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन बनाता है, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे फोकस करता है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी पे फोकस करता है, और किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिशनरी फंड फ्लोज पे या फंड एलोकेशन पे काम नहीं करता। तो फंड एलोकेशन और ये सारा काम जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब इन चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करती है। तो नीति आयोग जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉडी बनकर इमर्ज हुआ है
जो कि एक फेडरेटेड कंसल्टेटिव आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग को फोकस करता है। तो नीति आयोग इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ऐसे पहली बात तो इमर्ज किया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तरलोक सिंह नाम के एक स्कॉलर हैं। वो कहते हैं कि देखो, प्लानिंग कमीशन इनिशियली नेशन बिल्डिंग के लिए आवश्यक था। वो आर्ग्यू करते हैं क्योंकि इंडिया उस समय एक पुअर कंट्री थी, न्यूली इंडिपेंडेंट थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो है वो इसलिए रिक्वायर्ड थी ताकि किसी भी तरीके से जो है रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट का कोई इम्बैलेंस ना हो। तो ही स्पीक्स इन डिफेंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। गुनार मिर्डल जो था, उसने भी एक किताब लिखी थी, एशियन ड्रामा। उसमें उसने लिखा था कि इंडिया की प्लानिंग जो है वो सॉफ्ट स्टेट प्लानिंग है। सॉफ्ट स्टेट प्लानिंग का मतलब जो उसने यहाँ पर बोला, उसका मतलब ये है कि इंडिया में प्लान्स अच्छे हैं पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। इम्प्लीमेंटेशन के वीक होने का कारण सबसे बड़ा है कि इंडिया में पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस बहुत करने पड़ते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस अफेक्ट करते हैं। लेकिन प्रणब बर्धन ने पॉइंट आउट किया कि प्लानिंग कमीशन की वजह से और पूरे प्लानिंग प्रोसेस की वजह से इंडिया में क्या है, एक डोमिनेंट प्रोप्राइटरी क्लास क्रिएट हो गई। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जितनी भी प्लान्स बने इवेंचुअली, उसमें ज्यादातर फायदा अगर किसी का हुआ तो सिर्फ बिग फार्मर्स का हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का हुआ और ब्यूरोक्रेट्स का हुआ, जिन्होंने पूरे के पूरे प्रोसेस को हाईजैक करके अपने फेवर में बना रखा था। इसी रीजन से एमपी सिंह जो है, उन्होंने भी ये बात बोली कि प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे, देवर टिल्टेड मोर टुवर्ड्स सेंटर, एंड उनका फोकस ये था कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि किन स्टेट्स में जाएगा और किन स्टेट्स में नहीं जाएगा और कितना जाएगा। लेकिन पोस्ट 91 के पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पर जगदीश भागवती कहते हैं कि जब रिफॉर्म्स आए तो इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुए थे प्लानिंग की वजह से, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगे। और इसलिए भी हुए क्योंकि वो कहते हैं कि अब क्या है कि एक फोकस हायर इकोनॉमिक ग्रोथ पे शिफ्ट हो गया था। तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या है कि प्लानिंग जो है अब वो केवल और केवल एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट के नज़रिए से आने लगी। और प्लानिंग का फोकस हुआ कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो। लेकिन अमर्त्य सेन ने ये बात बोली कि लिबरलाइजेशन के बाद सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर देने की वजह से क्या हुआ कि जो सोशल सेक्टर्स थे, उनमें जिस प्रकार के एलोकेशन की रिक्वायरमेंट थी, उस एलोकेशन को करने के लिए कहीं ना कहीं फॉर दैट मैटर जो है प्लानिंग कमीशन का रोल स्टिल रेलेवेंट रहा। तो मार्केट को चाहे मार्केट ने संभाल लिया, इकोनॉमी को भी मार्केट ने संभाल लिया, लेकिन सोशल सेक्टर जो थे वो प्लानिंग कमीशन के पास ही रहे। लेकिन नीति आयोग के आने के बाद अरविंद पनागरिया कहते हैं कि एक फ्लेक्सिबल नॉलेज ड्रिवन बॉडी क्रिएट हुई, जिसने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को चैंपियन किया। और इस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स की जो रैंकिंग हुई, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो शेयरिंग का कल्चर आया,
उसमें कहीं ना कहीं एक न्यू कोऑपरेटिव कल्चर यहाँ पर मैनिफेस्ट किया। लेकिन प्रताप बानू मेहता जो है उन्होंने एक अलग आर्ग्यूमेंट देते हुए बोला कि बिना फाइनेंशियल पावर्स के, क्योंकि फाइनेंशियल पावर तब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, तो वो कहते हैं कि नीति आयोग केवल एक टॉक शॉप बन के रह गया है, गप्पे मारने का फोरम बन के रह गया है। क्योंकि वो कहते हैं कि आज की डेट में जो रियल पावर है वो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, फाइनेंस कमीशन के पास है, लाइन मिनिस्ट्रीज के पास है। तो हुआ क्या है कि अभी सारा पावर जो है वो सेंट्रलाइज होके एक पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल में चला गया है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई इस लेवल का बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक चीज तो डेफिनेट है कि नीति आयोग ने एक नया लाइटर और एक एडवाइजरी लेवल का प्लानिंग रोल अपनाया है। और देखो एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली सोसाइटी में बेटर आउटकम्स तो जो हैं वो स्टेट की कैपेसिटी और साथ में कपल्ड विद द स्टेट कैपेसिटी पॉलिटिकल इंसेंटिव्स जो हैं, और पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के बाद जो लोकल प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के ऊपर इवेंचुअली निर्भर करेगा। तो ये अगर हम सोचें कि नीति आयोग ये सब करेगी तो वो चीज़ तो होने नहीं वाली देखो। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि पोस्ट 91 पीरियड में लिबरलाइजेशन ने एक पैराडॉक्सिकल सिनेरियो क्रिएट किया है। एक जगह पर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से मॉडेस्ट अनइवन लेवल पर सोशल डेवलपमेंट में बदलाव आया है। डीरेगुलेशन, एक्सटर्नल लिबरलाइजेशन, ये सब हुआ है। लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है खास करके इन सोशल सेक्टर्स, जो अमर्त्य सेन ने भी अभी हमने देखा बोला था, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सर्विसेज को लेकर, वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली लो रहा है। जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या हुआ है कि गवर्नेंस डेफिसिट जो है वो अभी भी परसिस्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो फोकस है वो स्क्यूड लेवल पर सिर्फ स्किल्ड ग्रुप्स के पास हो गया है। अर्बन एरियाज में हो गया है। एडवांस स्टेट्स जो थे उनके पास बेनिफिट्स ज़्यादा चले गए हैं। तो लिबरलाइजेशन के कारण अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि एक जगह पर इंटरपर्सनल और दूसरी जगह पर इंटर रीजनल इनइक्वालिटीज जो हैं दोनों बढ़ गई हैं। और क्योंकि ये दोनों बढ़ गई हैं तो अब क्या हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने भी हम लोग रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लैंड लेवल पर हो, चाहे वो लेबर लेवल पर हो, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में रिफॉर्म्स हो, उनमें कहीं ना कहीं जो लार्जर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं सोसाइटी के, जिन लार्जर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स में हम बात करते हैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस की, वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा। इनफॉर्मल लेबर की, उसके चैलेंजेस अभी भी उतने के उतने ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं। वीक लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन के बाद भी स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट अभी भी एक ड्रीम ड्रीम की तरह ही रह गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि पॉलिटिकली तो हम देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स फिर से सेंटर स्टेज पर आ रही है। क्योंकि अब आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन के साथ साथ डेवलपमेंटल बेस्ड मोबिलाइजेशन भी हो रही है। इसका कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि भाई आज की डेट में जब लोग वोट करने जाते हैं तो वोटिंग के टाइम पे वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे वोट नहीं करते, वो तो करते ही करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर उसके बेसिस पे वोट नहीं करोगे तो फिर वोट करने की फायदा ही क्या है।
पर वो आज की डेट में जो है डेवलपमेंटल बेस्ड वोटिंग भी करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि अमर्त्य सेन ने बोला कि इंडिया में हमने जो देखा है वो ये हुआ है लिबरलाइजेशन के कारण से कि वी हैव सीन द केस ऑफ ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट इज हाउ ही पुट्स इट। क्योंकि वो कहता है कि अभी भी सोशल इंडिकेटर्स में वी आर लैगिंग, लैग है। यहीं पर अतुल कोहली जो है उनका मानना ये है कि आज कई स्टेट्स ने एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट के तहत पोटेंशियल क्रिएट कर लिया इन्वेस्टमेंट्स को लेने का, लेकिन अभी भी कई स्टेट्स हैं जो बड़े वीक हैं। और उन वीक स्टेट्स में अभी भी जो है वहां पर पेट्रोनेज ड्रिवन नेटवर्क्स ही काम आते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। दे आर नोवेयर इन कंपैरिजन टू एडवांस स्टेट्स लाइक जैसे गुजरात। वो तो वर्ल्ड का एक नंबर वन स्टेट है, आप जानते ही हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एटसेट्रा। सिमिलरली सुनील खिलनानी कहते हैं कि इंडिया में क्या है कि देर इज अ डेमोक्रेसी ऑफ डील्स। इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी एलिट्स हैं वो क्या करते हैं आज की डेट में डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को ही शेप करते हैं। इलेक्शन वो जीतेगा और लड़ेगा जिसके पास पैसा है। जो इलेक्शन जीत जाएगा पैसे के बल पे, वो फिर अपने ही पेट्रोनेज नेटवर्क्स में बेसिकली जाकर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स और ठेके बांटेगा। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक एलीट कैप्चर हो गया पूरी डेवलपमेंटल प्रायोरिटी का। तो अतुल कोहली का पेट्रोनेज ड्रिवन नेटवर्क और सुनील खिलनानी का एलीट कैप्चरिंग ऑफ द डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज का आइडिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये चीज की चर्चा यहाँ पर खास करके पहली बात तो हो रही है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो विवेक छिब्बर जो है वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में हुआ क्या है कि हमने एक प्रो बिजनेस एटीट्यूड क्रिएट कर दिया है, प्रो मार्केट एटीट्यूड क्रिएट नहीं करा है। फर्क ये है कि प्रो बिजनेस का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं या जिनके पास कैपिटल है वो ज्यादा इंडिया में फ्लरिश कर रहे हैं। और वो फ्लरिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नेटवर्क्स हैं पॉलिटिशियंस के साथ। लेकिन जब वो कहते हैं प्रो मार्केट नहीं है, उसका मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट क्लासेस इंडिया में आकर आज की डेट में एक्सेप्ट फॉर बैक एंड ऑपरेशंस कोई और दूसरा काम इनोवेशन का नहीं देख रहे। तो आज की डेट में आप ये नहीं देखोगे कि एप्पल जो है इंडिया में आके फोन्स को इनोवेट करेगा बस। हम इस चीज से खुश हैं कि एप्पल जो है इंडिया में फोन बना रहा है। भाई फोन का जो डेवलपमेंट है, जो इनोवेशन है, फोन का जो प्रोटोटाइप है वो कैलिफोर्निया में ही बन रहा है। वो सिर्फ यहाँ पर एक असेंबली लाइन क्रिएट करके आपके चार नौकर रख लेगा और उसमें उनको बोलेगा कि असेंबली लाइन में अब चलो कील पेच लगाओ, फोन के अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा दो। हम उस चीज से खुश हो जाते हैं। तो विवेक जब्बर कह रहे हैं कि बस यू हैव क्रिएटेड अ प्रो बिजनेस, नॉट अ प्रो मार्केट एटीट्यूड। दिस इज वेयर ह्यूज डिफरेंस लाइज। लेकिन अभी भी यहाँ पर कंचन चंद्रा का मानना ये है कि इंडिया के केस में कहीं ना कहीं जब तक एक मिक्सचर रहेगा कास्ट का, कम्युनिटी अपील का, तब तक वो कहते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक प्रो मार्केट एटीट्यूड को इमर्ज करते हुए नहीं देख पाएंगे। तो प्रो बिजनेस अप्रोच ही यहाँ पर लॉन्ग रन में ज्यादातर चलती रहेगी। इस चीज के बारे में उन्होंने कहने की कोशिश करी। तो ये एक पार्ट है हमारा। ठीक है जी। अब एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं नॉट रिलेटेड टू दिस, कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पूरा प्रोग्राम था, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़रिए से पेश किया गया इंडिया में। ये एक बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजिकल प्लस पॉलिसी पैकेज था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको बेसिकली बढ़ाया जाए। और उसको बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया, इंटेंसिव इनपुट्स का प्रयोग किया गया, स्टेट सपोर्ट का प्रयोग किया गया।
जिसके तहत हमने अश्योर्ड प्राइसेस के ऑफर को किया, प्रोक्योरमेंट भी अश्योर करी, और इवेंचुअली क्या हुआ कि जो क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस थी इंडिया में वो एड्रेस करी हमने, जिसकी वजह से पहले तो नेशनल लेवल पर फूड सिक्योरिटी आई, और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो रीजनल और सोशल लेवल पर भी एक चेंज आया। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन ने रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को भी रीशेप किया। पहली बात तो वो इस तरीके से किया कि यहाँ पर एक एग्रेरियन एलीट क्लास क्रिएट हुई, और ये इन्फ्लुएंशियल बनी इवेंचुअली आगे जाकर स्टेट और नेशनल लेवल पर। आज जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म लेवल पर हमने इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हुए देखा, इनपुट इंटेंसिव मोनोक्रॉपिंग होते हुए देखा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मोनोक्रॉपिंग को ओवरकम करने के लिए आज भी बात हो रही है। फिर सबसे बड़ी बात, जो रेन फेड रीजन्स थे उनको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आज की डेट में इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन वाले जो स्टेट्स थे, वहां पर एग्रीकल्चर इस मोमेंट पर लो प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुका है, फार्म डिस्ट्रेस में आ चुका है। तो ये एक समस्या आई है। सिमिलरली ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ हमने लैंड रिफॉर्म्स को भी कंसेप्चुअलाइज किया था, जो कि एक पोजीशन किया गया था इस तरीके से कि इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि यहाँ पर जो है पार्शियल लेवल पर एक अनइवन लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट जो था वो लिमिटेड था, और वो लिमिटेड होने के नाते क्या हुआ कि इवेंचुअली जो रूरल पॉवर्टी थी, एग्रेरियन इनसिक्योरिटी थी, वो काफी बढ़ गई। और आज भी हमारे पास या तो लैंड होल्डिंग्स बहुत ही स्मॉल है, आज भी लैंडलेस लेबर्स काफ़ी हैं, आज भी जो एग्रो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड्स को एग्रीकल्चर के बूस्ट नहीं कर पाई। इसीलिए फार्मर इनकम को लेकर इतना डिबेट पूरा टाइम चलता रहता है। अब आप यहाँ पर अगर देखो तो ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में हम बात करें तो फ्रैंकिन फ्रैंकल एक स्कॉलर हैं जिन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने बताया कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, स्टेट के समर्थन के साथ, बुलॉक कैपिटलिस्ट क्रिएट हुए इंडिया में। बुलॉक यानी कि बैल चराने वाले, कैपिटलिस्ट वर्ग क्रिएट हुआ। ये कौन सा वर्ग था? मिड साइज फार्मर से। और वो मिड साइज फार्मर से जो बेसिकली पॉलिटिकल एक्टर्स इवेंचुअली जाकर बने। सिमिलरली बीडी धवन जो है वो कहते हैं कि आज की डेट में रीजनल लेवल पर बहुत सारे स्क्यूड असेसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी को फायदा मिला, लेकिन आज की डेट में जो ईस्ट और सेंट्रल इंडिया था जहां पर एक्चुअली में ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता थी, वहां पर कोई फायदा नहीं देखने को मिला। लेकिन वंदना शिवा तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को ही क्रिटिसाइज करते हुए ये कहती हैं
कि ग्रीन रेवोल्यूशन इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव था। और वो कहती हैं कि वो इसलिए था क्योंकि पूरा फिनोमिना कॉरपोरेट ड्रिवन था। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी तो डैमेज हुई हुई जो आज हम देख रहे हैं, लेकिन फार्मर भी इवेंचुअली कॉरपोरेट इनपुट डिपेंडेंट बन गया। अब जो एग्रेरियन क्राइसिस हुआ, इस एग्रेरियन क्राइसिस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर उत्सा पटनायक क्या बोलते हैं कि जो नियो लिबरल पॉलिसीज थी, उत्सा पटनायक पटनायक कहती हैं कि ये नियो लिबरल पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं किया। नियो लिबरल पॉलिसीज का मतलब है कि लिबरलाइजेशन आपने अपनाया, लिबरलाइजेशन के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो कहीं पर भी ऑल्टर नहीं हुई। इसी रीजन से पी साईनाथ जो है वो इवेंचुअली कहते हैं कि आज की डेट में भी नियो लिबरल एरा के बावजूद भी इंडिया में फार्मर सुसाइड्स अभी भी चल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमने अभी बात करी कि फेलियर ऑफ आवर लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। यहाँ पर क्या है, लैंड रिफॉर्म के केस में एमएल दांतवाला कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म केवल और केवल केरला और वेस्ट बंगाल में इफेक्टिव रहा, लेकिन बाकी जगह पर वो बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक था। और यहाँ पर बर्धन कहते हैं हमारे कि भाई लैंड रिफॉर्म ने क्या हुआ, फ्यूडल डोमिनेंस को वीकन जरूर किया, लेकिन स्मैश नहीं किया। इस रीजन से रमेश चंद आज की डेट में कहते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रोडक्टिविटी जो है रेनफेड एरियाज की उस पर फोकस किया जाए, वैल्यू एडिशन पे फोकस किया जाए, बेटर मार्केट एक्सेस पे फोकस किया जाए। तो वो कहते हैं कि देखो सिर्फ HYV सीड्स को मॉडल को अगर रेप्लिकेट करोगे तो ये इशू है। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हैज टू बी ड्रिवन बाय दीज थिंग्स विच आर देयर, जो इन्होंने यहाँ पर बताई, प्रोडक्टिविटी, रेनफेड फोकस, वैल्यू एडिशन एंड बेटर मार्केट एक्सेस। तो एक चीज तो क्लियर है कि आज की डेट में हमने जो मॉडल यहाँ पर अपनाया ग्रीन रेवोल्यूशन का, लैंड रिफॉर्म्स का, उस मॉडल के तहत ये चीज तो क्लियर है कि लॉन्ग रन में हमने जो स्ट्रैटेजी क्रिएट करी वो कहीं पर भी सस्टेनेबल डेफिनेटली नहीं है।